सुप्रभात स्टूडेंट्स। कवि कुंवर नारायण की पहली कविता के बहाने मैंने इससे पहले वीडियो में भावार्थ आपको समझाया था। कवि कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर आज हम अध्ययन करेंगे, उसका संपूर्ण भावार्थ मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखकर व्यक्त कीजिए, मेरा अनुरोध है। बात सीधी थी पर कविता कवि कुंवर नारायण के कविता संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। कविता में दो चीज़ें हैं, एक कथ्य है और एक माध्यम है। कथ्य और माध्यम दोनों को एक जैसा होना चाहिए। जहाँ माध्यम और कथ्य दोनों बिखर जाते हैं वहाँ कविता अपने अर्थ को खो देती है या अपने शब्द सौंदर्य को खो देती है। बात और कविता दोनों मिलते जुलते हैं। कभी कभी हम अपनी कोई बात कहना चाहते हैं और बात बहुत अच्छी तरह से सभी को समझ आए, सामने वाले श्रोता को अच्छी तरह समझ आए, उसे समझाने के लिए हम अधिक प्रयास करते हैं। अधिक प्रयासों के चक्कर में बात श्रोता की समझ में नहीं आती और घूमती है उसके मस्तिष्क में। इसी तरह कविता में कवि अपनी बात को, अपनी भावना को श्रोता और पाठकों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सरल सहज सी बात को समझाने के चक्कर में वह कविता व्याकरण की और काव्यशास्त्र की विविध बारीकियों से इतनी भारी हो जाती है कि बोझिल बन जाती है और श्रोता और पाठकों की समझ से बहुत दूर सरक जाती है। जो भाव, जो अर्थ, जो संदेश कवि देना चाहते हैं वह कहीं दूर छूट जाता है और कविता न जाने क्या क्या लेकर हमारे सामने एक प्रश्न बनकर खड़ी हो जाती है। उलझ से जाते हैं पाठक हम में, कविताओं में। न अर्थ समझ आता है न शब्द, शब्द कुछ अलग, अर्थ कुछ अलग। इतने काव्यशास्त्र का प्रयोग, काव्यशास्त्र के लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग, कविता में व्यंजना और लक्षणा अभिधा की इतनी सारी पिरोई गई चीज़ें, आलंकारिक बोझ, व्याकरण शास्त्र के अत्यधिक प्रयोग से कविता अपने रस को खो देती है। यही बात यहाँ कवि कुंवर नारायण ने अपनी कविता में कही है। सुनिए, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के बल प्रयोग जब हम कविता में लागू कर देते हैं तो सरल और सहज और आसानी से कही जाने वाली बात को भी ऐसे ऐसे शब्दों द्वारा लिख देते हैं, व्यक्त कर देते हैं कि भाषा अपने मूल भाव को, शब्द अपने मूल सौंदर्य को, अपनी सरलता को कहीं दूर कर देते हैं और भाव पूर्णतया समाप्त हो जाता है। वही बात यदि सहजता से कही जाए, सहज और सरल शब्दों के माध्यम से कही जाए तो श्रोता को, पाठक को बहुत शीघ्र समझ आ जाती है और कवि का प्रयास सफल हो जाता है। भाषा के चक्कर में, व्यर्थ के उलझाव में फंस जाती है भाषा और जरा टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कवि ने बहुत कोशिश की कि बात थोड़ा सा गलत फंस गई। इसमें कुछ व्याकरणिक शास्त्र, कुछ काव्य शास्त्र, कुछ लाक्षणिक शास्त्र, कुछ नाट्य शास्त्र की बहुत सी प्रणालियों को मैंने लागू कर दिया, बहुत सी पद्धतियाँ इसमें डाल दी, बोझिल हो गई कविता। उसे वापस खोलते हैं कवि, कोशिश करते हैं फिर से कविता को सहज बनाने की कोशिश में तोड़ने मरोड़ने, घुमाने फिराने, यहाँ से शब्द वहाँ रखने, उस शब्द के स्थान पर वो शब्द रखने, आलंकारिक शब्द के स्थान पर लाक्षणिक शब्द रखने, लाक्षणिक शब्द के स्थान पर कोई रस का प्रयोग करने के चक्कर में भाषा और अधिक विकृत हो जाती है।
कभी नहीं सोचा बात बने या तो भाषा से बाहर आए जिससे मैं उसे फिर से गढ़ूं, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। पेचीदा माने एक प्रकार से उसमें जटिलता आती गई। भाषा एक सहज प्रक्रिया है जिससे हम अपनी बात दूसरों को पहुंचा सकते हैं। वह संप्रेषण का माध्यम है जिससे हम दूसरे की बात स्वयं समझ सकते हैं। जब संप्रेषण का सिद्धांत ही फिट न बैठ रहा हो तो भाषा कैसी। और कविता की भाषा बहुत ही सहज, बहुत ही लचीली, बहुत ही सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। जितना अधिक उसमें कठिन और व्याकरणिक शैलियों का प्रयोग किया जाएगा, भाषा बोझिल हो जाएगी, अपने भाव को संपूर्णतः खो देगी। उसके शिल्प और उसके भाव में एक बोधगम्यता, एक साम्यता होनी चाहिए। कवि का ध्यान दोनों दृष्टिकोणों पर होना चाहिए। सारी मुश्किल से धैर्य से समझे बिना मैंने कभी नहीं सारी बात को समझा नहीं, पाठकों के बोधगम्यता का समझ का ख्याल नहीं किया और उसे समझने के बिना पेज को खोलने के बजाय, भाषा को सहज और सरल बनाने के बजाय मैं बेतरह कसता चला गया। भाषा भी, प्रिय विद्यार्थियों, भाषा एक पेज की तरह होती है। जब हम किसी दीवार पर या लकड़ी पर पेज को कसते हैं तो स्क्रू ड्राइवर से कसते समय हमें उसकी चूड़ी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चूड़ी अगर सही जगह पर फिट हो रही है तब पेज में कसाव होगा, अर्थपूर्ण होगा, ताकत होगी, प्रभावशाली होगा। लेकिन यदि एक चूड़ी भी गलत फंस गई और फिर हम उसको कसने की कोशिश कर रहे हैं दीवार पर, वह टक तो गई लेकिन उसमें दम नहीं रही, ताकत नहीं रही, बल नहीं रहा और अपने प्रभाव को उसने खो दिया। जिस हेतु वह बोल्ट टाँका गया था वह प्रभाव ही नहीं रहा। कहने को टक गई पर वह पेज टका नहीं, सही रूप में उसने अपना प्रभाव नहीं माना। मैं उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जितना कोशिश की निकालने की वह और अधिक कसता चला गया मैं, क्योंकि कवि को ऐसा लगा कि जितना अधिक इसमें अलंकारिक वैशिष्ट्य, जितना अधिक रसानुभूति का प्रयोग, जितना अधिक लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शब्द शक्तियों का प्रयोग, जितना अधिक व्याकरणिक पदावली का प्रयोग किया जा रहा है तो दर्शक और श्रोता उतनी अधिक तमाशबीन बनकर तालियां बजा रहे हैं। तालियां बजाना एक अलग चीज है और बोधगम्यता अलग चीज है। युगों युगों तक कविता का पाठन और श्रवण और सराहना होना एक अलग चीज है। तालियों की गड़गड़ाहट कुछ पलों की मेहमान होती है, लेकिन बोधगम्यता, सहजता और कविता से एक जुड़ाव पाठक और श्रोता का, वो उसे सदियों सदियों तक जीवित रखता है, वह शाश्वत बन जाती है। उसकी सहजता ही उसे बोधगम्य और शाश्वत बनाती है। लेकिन कवि को तमाशबीनों की कुछ पल कविता को पढ़कर ताली बजाने वालों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इससे वह शाबाशी और वाह वाह के चक्कर में कविता को बोझिल बनाता गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को डर था कविता कहीं प्रभावहीन न हो जाए, कविता विलुप्त न हो जाए। थोड़े दिन बाद ये तमाशा बजाने वाले लोग चले जाएंगे और मेरी कविता चिरजीवी न हो सकेगी। वही हुआ। जोर जबरदस्ती से थोपे गए शब्द कभी प्रभावशाली नहीं होते। वो पाठक और श्रोता के मन पर अपनी गहरी और अमिट छाप नहीं छोड़ सकते। वही हुआ। जोर जबरदस्ती से बात की चोरी मर गई और भाषा के चक्कर में बेकार घूमने लगी। वह प्रभावहीन हो जाती है। कविता में अधिक वैशिष्ट कविता को प्रभावहीन बना देता है। इसीलिए सहज सरल हिंदी की कविताएं ही अधिक दिनों तक
जीवित रहकर पाठकों की प्रिय बनती हैं और प्रत्येक पाठक और श्रोता उन्हें अपनी अंतरात्मा से जोड़ कर रखता है। प्रत्येक व्यक्ति को लगता है ये तो मेरे मन की बात है। वो साधारण मानव मन की गहराइयों को स्पर्श करती है। आखिर हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया जिस तरह पेच को कसने की कोशिश करते करते मनुष्य उसे कील की तरह ठोक देता है। कविता को कवि ने पाठकों और श्रोताओं पर थोप दिया। पढ़ो न पढ़ो मेरी बला से मैंने लिख दी। अपनी विद्वत्ता प्रकट करना कवि का कर्म नहीं होता। केवल न कविता कर्म कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। कविता के कुछ उद्देश्य होते हैं, वह अवश्य पूर्ण करने चाहिए कविता को, तभी वो सफल होती है और चिरजीवी होती है। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। वह कविता ऊपर से अच्छी दिखती है परंतु अंतर मन की गहराइयों तक न पहुंच पाने के कारण, श्रोताओं को प्रभावित न कर पाने के कारण, छोटे और बड़े सभी की भाषा में सहजता से उतरने की शक्ति न होने के कारण उसमें ताकत नहीं थी। प्रभावहीन थी वह कविता, वह भाषा, वह बात। और उस बात ने एक दिन कवि से कहा। एक शरारती बच्चे की तरह भाषा मेरी कविता में स्वयं मुझसे संवाद करने लगी। कवि की अंतरात्मा ने स्वयं उन्हें पुकारा और कहा, जो एक बच्चे की तरह उनसे खेल रही थी। मुझे पसीना पहुँचते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तुमने कठिन परिश्रम भी किया, अधिक कठिन बनाने के चक्कर में, अधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में सहजता और सरलता, बोधगम्यता जैसे गुणों को तुम भूल ही गए और तुमने प्रभावशाली बनाने के चक्कर में भाषा को प्रभावहीन बना दिया। भाषा जितने अधिक उसमें व्याकरणिक प्रयोग किए गए, भाषा एक शरारती होती बच्चे की तरह शैतान होती गई और वह लोगों के मन की गहराइयों को छू न सकी। कवि ने यहाँ कविता के गुणों को प्रकाशित किया है कि कविता में क्या क्या गुण होने चाहिए तभी वो प्रभावशाली होती है। अत्यधिक आलंकारिक वैशिष्ट्य, अत्यधिक भाषा शक्तियाँ, अत्यधिक रसानुभूति का बल प्रयोग करने से, अत्यधिक शिल्प पक्ष का प्रयोग, कठिन प्रयोग करने से भाषा अपने वास्तविक अर्थ को, वास्तविक शिल्प सौंदर्य को खो देती है। यह इस कविता की व्याख्या थी। सरल बोधगम्य सहज शैली में कवि ने कविता लिखी है जो साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी में है और सीधी सी बात को उन्होंने यहाँ तो अपनी कविता में बड़े सहज और बोधगम्य तरीके से स्पष्ट किया है, लेकिन उन्होंने उन लेखकों और कवियों को चेताया है जो अपनी बात को सहजता से न कहकर बहुत ही क्लिष्ट कर देते हैं। ये नई कविता है, इसीलिए कवि ने इसमें नए प्रतीक, नए उपमानों का प्रयोग करते हुए अपनी बात को स्पष्ट किया है। मुझे आशा है आपको कविता का भाव समझ आया होगा। प्लीज़ कविता को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की प्रतिक्रियाओं की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मैं आपको अपने बॉक्स में सब कुछ लिख दूँगी जो इस कविता से संबंधित है। प्लीज़ देखिए।